आशीष, नैना और काजल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आशीष नैना को कई सालों से पसंद करता था, लेकिन नैना बहुत ही गुस्से वाली थी और लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए आशीष ने कभी उससे अपने दिल की बात कही नहीं। एक दिन नैना अपनी दोस्त काजल के साथ कॉलेज पहुंचती है, तभी आशीष वहां आता है। तुम लोग कहाँ रह गए थे? तुम लोगों को पता है ना आज कितनी इम्पोर्टेंट क्लास थी और तुम लोग लेट आए हो। तुम्हें क्या मतलब है? क्लास हमारी छुट्टी है, पढ़ाई का नुकसान हमारा हुआ है, तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अरे एक दोस्त होने के नाते मैं बस पूछ रहा था, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? देखो मिस्टर, तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा हमारे पीछे पड़ने की कोशिश मत करो। हमारी प्रॉब्लम है, हमें अच्छे से पता है कि कैसे हैंडल करना है। नैना, तुम हमेशा मुझ पे इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो तुमसे प्यार से ही बात करता हूँ। आशीष ठीक कह रहा है यार, तू बिना बात के इस पर गुस्सा कर रही है। चल अब जल्दी से सॉरी बोल दे इसे। मैं किसी से सॉरी नहीं बोलूंगी। मैंने किसी को बोला था क्या कि आकर हमारी हेल्प करे? जब मैंने 10 बार मना कर दिया है कि मुझे बात नहीं करनी है, फिर वो हमसे बात करने के लिए क्यों आता है? तुझे बात करनी है तो तू जाके कर, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। नैना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। यार नैना की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। मुझे खुद नहीं पता कि वो ऐसी क्यों है। तुमने कभी उससे पूछने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों करती है? वो हमेशा लोगों से दूर भागती है, खासकर मुझसे। नहीं यार, जब भी उससे उसके अतीत के बारे में कुछ भी पूछो तो वो ठीक से जवाब नहीं देती, बस गुस्सा करने लगती है। कई बार उससे मेरी लड़ाई भी हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम तो जानती हो ना कि मैं नैना को उस दिन से पसंद करता हूँ जिस दिन से मैंने इसे पहली बार कॉलेज में देखा था। तब से आज तक मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ इसके बारे में सोचता हूँ और ये चाहता हूँ कि इसका एक अच्छा दोस्त बन जाऊँ। उसके बाद इसे अपने दिल की बात बताऊंगा, लेकिन लगता है ये सपना सपना ही रह जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करके देखूं। तुम ना सही तो मैं उससे तुम्हारे दिल की बात बता देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। पता चले जो अभी देख भी रही है वो भी देखना बंद कर दे। मैं तो इसकी एक झलक देखकर ही खुश हूँ। ये नोट्स बुक है, मैंने तुम लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं, उसको भी दे देना और खुद भी पढ़ लेना। मैं कॉपी से पढ़ लूंगा। प्यार करने वाला हो तो तुम्हारी तरह, जो इंसान तुम्हें इतना सुना कर गया, तुम उसके लिए नोट्स बना कर लाए हो ताकि उसकी पढ़ाई न रुके। क्या बात है? हाँ तो क्या हुआ, वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तो करता हूँ ना। ओके ओके, मैं समझ गई जनाब। अब मैं चलती हूँ, उसका मुंह बना होगा मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। काजल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं। तभी एक दिन आशीष काजल को नैना के घर छोड़ने के लिए आता है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और काजल आशीष से बोलती है, अब तुम इस बारिश में वापस कैसे जाओगे? एक काम करो, तुम भी अंदर चलो, जब बारिश रुक जाएगी तब चले जाना। क्या बात कर रही हो तुम? अगर नैना को पता चला ना मैं उसके घर में आ गया हूँ, वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। यार तुम भी ना, वो दिल की इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो फिर किस लिए डर रहे हो? चलो मेरे साथ अंदर। पक्का? सोच लो, बाद में मत बोलना कि नैना ने मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। नहीं बोलूंगी यार, तुम बस चलो अंदर मेरे साथ। काजल आशीष को घर के अंदर लेकर चली जाती है और देखती है कि नैना रसोई में हलवा बना रही होती है कि तभी काजल आशीष को हॉल में बिठाकर खुद रसोई में चली जाती है और नैना से बोलती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या मुझे भी ये हलवा खाने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो मैं तेरे लिए ही बना रही हूँ। जब तूने मुझे फोन किया था कि मैं तेरे घर आ रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे कुछ अलग खिलाया जाए, तो मैंने ये मिर्च का हलवा बना लिया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? हरी मिर्च का हलवा कौन खाता है? मुझे कोई शौक नहीं है कान नाक से धुआं निकालने का। तू ही खा हरी मिर्च का हलवा, जिसका नाम सुनकर मुंह तीखा हो रहा है, वो खाने में कैसा होगा? पागल लड़की, ये रेसिपी है, मैंने YouTube से देखी है। एक मोटी वाली हरी मिर्च आती है जो तीखी नहीं होती है, उसी का हलवा बनता है। वो नमकीन होता है लेकिन तीखा नहीं होता। कुछ भी। ओके, तब तो मुझे एक बार खाकर देखना ही पड़ेगा। लेकिन सुन, बाहर बहुत बारिश हो रही थी तो मैंने आशीष को रोक लिया जाने से। कम कम आज मेरी इज्जत रख लियो और उसके लिए भी हलवा ले चलियो। ठीक है, नहीं बोलूंगी। अगर तेरी बात नहीं होती तो मैं पक्का उसे भगा देती। ये अच्छा मौका है उसे आज मजा चखाने का। अभी खिलाती हूँ उसे हरी मिर्च का हलवा, जिसे खाने के बाद वो कभी मेरे घर आने का नाम नहीं लेगा। क्या सोचने लगी तू? हलवा प्लेट में निकाल, भूख लगी है मुझे। हाँ ठीक है, एक काम कर,
तू जाकर उस बंदर के साथ बैठ, मैं पीछे से सबके लिए हलवा लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आइयो क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है अब। काजल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नैना 3 प्लेट में हलवा निकालकर आशीष के हलवे में बहुत सारी मिर्च मिला देती है और बाहर आ जाती है। सभी एक साथ हलवा खाने बैठते हैं। तभी आशीष बोलता है, ये हलवा किस चीज का है? ये हरी मिर्च का हलवा है, हमने स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाया है। क्या? अरे यार, इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं आज के बाद कभी यहाँ लेकर नहीं आऊंगा तुम्हें। डरो मत, ये हलवा तीखा नहीं है, इसका नाम सिर्फ हरी मिर्च का हलवा है। बाकी ये मोटी वाली मिर्च से बनाया गया है जो तीखी नहीं होगी। अच्छा, फिर ठीक है, तब तो खा लूंगा। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मैं वापस ले जा सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खा लूंगा। पहली बार तुम्हारे हाथों का कुछ खाने को मिलेगा। आशीष की बातें सुनकर नैना उसे हलवे की प्लेट देती है। सभी लोग बड़े चाव से हलवा खाते हैं, लेकिन आशीष जैसे ही हलवे का पहला निवाला खाता है उसे बहुत तेज मिर्च लगती है। लेकिन नैना की खुशी के लिए वो सारा मिर्ची वाला हलवा खा जाता है और नैना उसे देखती रह जाती है। कुछ देर बाद आशीष और काजल अपने घर जाने लगते हैं। बीच रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। तभी काजल उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर चेकअप करके बोलती है, इन्होंने हद से ज्यादा तीखा खाना खाया है जिससे इनका स्टमक डैमेज हो गया है, जिस वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। इनको कुछ दिनों तक ठंडी चीजें दीजिए ताकि इनके पेट में जलन कम हो। ठीक है डॉक्टर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। नैना सच बता, तूने कल आशीष के हलवे में क्या मिलाया था? मैंने कुछ नहीं मिलाया था। ये तो क्या बोल रही है? वही हलवा तो हमने भी खाया था ना। इसीलिए पूछ रही हूँ कि जो हलवा हमने खाया वही उसने भी खाया। हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। बेचारा घर पर आराम कर रहा है। मुझे कुछ नहीं पता है। यार, इतनी भी क्या नफरत। बेचारा कितना खुश था कि उसे तुम्हारे हाथ का हलवा खाने को मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। ऐसा क्या किया उसने तुम्हारे साथ? बेचारा इतना प्यार करता है तुमसे कि तुम्हारा दिया हुआ तीखा हलवा भी प्यार से खा गया। तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया। लगता है मजाक में मैंने कुछ ज्यादा ही उसके साथ गलत कर दिया। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। नैना दोबारा से आशीष के लिए हरी मिर्च का हलवा बनाती है और उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। आशीष उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ कैसे? मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुमसे नहीं बल्कि सभी लड़कों से नफरत करती हूँ। मुझे लगता था कि सभी लड़के मेरे पापा की तरह ही होते हैं। जैसे वो मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे वैसे ही सब चले जाते होंगे। लेकिन मैं गलत थी। अपने उस दिन की हरकत के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हरी मिर्च का हलवा। सॉरी यार, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि अब मैं ये खा पाऊँ। चिंता मत करो, आज ये हलवा सच में मीठा है। आज कोई शैतानी नहीं की मैंने। नैना इतना कहकर आशीष को अपने हाथों से हरी मिर्च का हलवा खिलाती है और उस दिन के बाद से नैना के साथ साथ आशीष का भी हरी मिर्च का हलवा फेवरेट हो जाता है। बिंदिया का भरा पूरा परिवार था। 5 बेटे, 5 बहुएं। 4 बेटों की शादी को हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन छोटे बेटे की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। जेठानी की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन किसी के भी बच्चे नहीं थे। चारों जेठानी अपनी छोटी देवरानी का खूब ख्याल रखती, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। एक रोज जब रूबी किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी बड़ी जेठानी रीता कहती है, रूबी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी इतनी सुबह सुबह। कुछ चाहिए था तुम मुझे कह देती। हाँ दीदी, चाय पीने का मन कर रहा था तो मैं चाय बनाने के लिए आ गई। अब इतनी सुबह किसको कहती, अब सबके लिए ही बना रही हूँ चाय। अभी हम चारों हैं काम करने के लिए, तो तुम अभी आराम करो। अभी तो पूरी उम्र पड़ी है काम करने के लिए। जी दीदी, अभी तो बनाने दो चाय। इतना कहकर रूबी चाय बनाने लगती है। चारों जेठानी रूबी के साथ बेहद अच्छे से व्यवहार करती। हंसी मजाक तो चलता ही रहता। एक रोज चारों जेठानी, सास बिंदिया और रूबी बैठे हुए थे, तभी सरिता पहले की बात बताने लगती है और कहती है, मैं जब घर पे नई नई आई थी तब माँ जी ने मुझे बुलाया और कहा, जा जाकर नमक लेकर आ, सब्जी में नमक कम है। मैंने पूरी रसोई में नमक ढूंढा लेकिन नमक नहीं मिला, तो मैं गई और मैंने कहा, माँ जी रसोई में नमक तो नहीं है, मैं अभी बाजार से ले आती हूँ। तो माँ जी कहती हैं, मुझे पता ही था
तुझे नमक नहीं मिलेगा क्योंकि तू है ही कामचोर, इसलिए मैंने पहले ही नमक अपने पास रखा था। हाँ हाँ रूबी, मेरे साथ जो हुआ था वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। दीदी बताओ ना, आपके साथ क्या हुआ था? मेरी पहली रसोई की रस्म थी और मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था। मैं किचन में खाना बनाने के लिए पहली बार गई थी। 2 घंटे बाद किचन में जाकर मैंने और माँ जी ने देखा तो गीता ने अपने ऊपर आटा गिरा लिया था। रसोई का सत्यानाश कर रखा था। माँ जी तो गीता को देखकर हंसी नहीं रोक पा रही थी। कितना बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन अब तो आप कितना टेस्टी खाना बनाती हैं। रीता दीदी, मेरा याद है मैंने क्या किया था। बिंदिया हॉल में बैठकर दाल साफ कर रही थी और बबीता का इंतजार कर रही थी। बबीता नहाकर किचन की तरफ जा रही थी। तभी बिंदिया कहती है, कहाँ थी तू? वो मैं नहा रही थी मम्मी जी। इतनी देर तक? हाँ, वो सर धोना था ना, इस वजह से देर हो गई। तू जितनी देर में नहाती है ना, उतने में पहले हमारे सारे काम हो जाते थे। घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन सब। इतनी देर थोड़ी लगती है नहाने में। बबीता मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और बिना कुछ बोले ही अगले दिन बबीता फिर से लेट नहाकर बाहर आती है। इसका कुछ नहीं हो सकता। बबीता चलो खाना बना लेते हैं। मम्मी जी, अब तक खाना नहीं बना क्या? मुझे लगा जब तक मैं नहाकर आऊंगी तब तक खाना, झाड़ू पोछा सब हो गया होगा। मम्मी जी, आपकी स्पीड को क्या हो गया? बबीता, इसके बाद तो माँ जी मुझे रोज सुबह 5 बजे उठा देती थी। तुम चारों थी ही ऐसी, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती थी। तभी तो मुझे तुम चारों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था। अच्छा माँ जी, तो रूबी को कुछ क्यों नहीं समझा है अब तक? वो है ही इतनी समझदार कि मुझे कुछ समझाना ही नहीं पड़ता। ऐसे ही सब बैठकर बातें कर रहे थे और शाम हो जाती है। रीता खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। तभी उसके पीछे भी रूबी आती है और कहती है, दीदी आज खाना बनाने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उन लोगों को बातें करने दो। ठीक है, वैसे आज ज्यादा कुछ नहीं बनाना है। दोनों मिलकर खाना बनाने लगती है और थोड़ी देर में रूबी बेहोश हो जाती है। ये देखकर रीता बहुत डर जाती है और तुरंत अपनी सास बिंदिया को बुलाती है। बिंदिया और बाकी बहुएं मिलकर रूबी को कमरे में लेकर जाती हैं। बिंदिया जैसे ही रूबी का हाथ पकड़ती है तो खुश हो जाती है और कहती है, रीता बहू, मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। माँ जी, आपको कैसे पता चला कि रूबी प्रेग्नेंट है? ये बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं मैंने। 5 बेटों को जन्म दिया है और मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। और मैं बड़ी मम्मी। भगवान, आपने हमारी सुन ही ली आखिरकार। बिंदिया बहुत खुश थी और अपने हाथ से रूबी के मुंह पर पानी की छींटे मारती है। पानी के छींटों से रूबी को होश आता है। जैसे ही रूबी होश में आती है, बिंदिया उसे गले लगाकर रोना शुरू करती है और फिर चारों जेठानी भी रोने लगती हैं। ये देखकर रूबी कहती है, आप सबको क्या हो गया है? आप लोग ऐसे रो क्यों रहे हैं? रूबी, हम सबकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। किस चीज की खुशी सरिता दीदी? तुम माँ और मैं बड़ी माँ बनने वाली हूँ। क्या मतलब दी? मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ रूबी, हाँ, सरिता सच कह रही है। तूने ये खुशखबरी सुनाकर हम सबको बहुत खुश कर दिया है। आज से तेरा ख्याल हम सब मिलकर रखेंगे और जो तेरा बच्चा है उसकी 1 नहीं बल्कि 5 माँ होंगी। 5 बहुओं? कान खोल कर सुन लो। रूबी के प्रेग्नेंट होने की बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार की खुशियों को किसी की भी नजर लगे। हाँ माँ जी, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि बाहर किसी को भी पता न चले कि रूबी प्रेग्नेंट है। रूबी के प्रेग्नेंट होने से चारों जेठानियां और सास बहुत खुश थे और जब तक रूबी के बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक सभी मिलकर रूबी का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। रूबी को एक बहुत सुंदर सा लड़का होता है जो कि दिखने में हूबहू उसी की तरह नजर आता था। लेकिन 9 महीनों में रूबी को बहुत बड़ा वहम हो जाता है कि उसे घर में सबसे बड़ी बहू का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने इस घर के वंश को जन्म दिया है। और कहीं ना कहीं वो लोगों के इस भड़कावे में आ भी जाती है कि उसकी चारों जेठानियां बांझ है तो उसे उनसे संभल कर रहना चाहिए। एक रोज गीता चिंटू को खिलाने के लिए गोद में लेती है और जैसे ही गीता चिंटू को गोद में लेती है वैसे ही चिंटू रोने लगता है। और ये देखकर रूबी कहती है, खुद के तो कभी बच्चे हुए नहीं तो दीदी आपको क्या ही पता होगा कि बच्चों को कैसे गोद लेते हैं। इतना कहकर रूबी चिंटू को गीता के हाथ से ले लेती है और उसके साथ खेलना शुरू करती है।
गीता को रूबी की ये बात बहुत बुरी लगती है। ऐसे ही रूबी एक एक करके अपनी चारों जेठानियों के साथ अजीब व्यवहार शुरू करती है, जिस वजह से चारों चिंटू को नहीं खिलाती और ना ही गोद में लेती। एक दिन चिंटू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और रूबी आराम से सो रही थी, लेकिन बबीता चिंटू की रोने की आवाज सुनकर उसके पास आती है। चिंटू का पालना पूरी तरह से गंदा हो चुका था। बबीता रूबी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रूबी नहीं उठती, तो बबीता चिंटू को हॉस्पिटल एडमिट करवा देती है। पता नहीं चिंटू को क्या हो गया, इतनी तेज तेज रो रहा है, लेकिन रूबी के कान पर जूं तक रेंग नहीं रही। जब रूबी की आंख खुलती है और वो चिंटू को उसके पालने में नहीं देखती तो कहती है, हे भगवान, कोई चिंटू को उठाकर ले गया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? माँ जी कुछ करिए ना। रात को तो घोड़े बेचकर सो रही थी जब चिंटू चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, तो अब होश आया है तुझे? बबीता हॉस्पिटल में चिंटू को लेकर गई है। अगर रात को बबीता चिंटू को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती ना, तो ना जाने किंतु क्या हो जाता। ये सुनकर रूबी रोना शुरू कर देती है। बिंदिया उसे चुप करवाती है और अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। बबीता रात भर जाकर चिंटू की देखभाल कर रही थी। ये देखकर रूबी को बहुत पछतावा होता है और वो जाकर बबीता को गले से लगा लेती है और माफी मांगने लगती है। बबीता रूबी को माफ कर देती है और इसके बाद रूबी अपनी चारों जेठानियों से पहले की तरह घुल मिल जाती है। सरला अपनी बेटी महेश के लिए लड़की देखने जाती है। अब सरला को तो झूठ बोलने की आदत ही थी, तो क्या किया जा सकता है। अब जैसे ही लड़की चाय की ट्रे लेकर आती है, सरला को अपने बेटे के लिए बहू तो पसंद आ जाती है और अपनी होने वाली बहू को सरला अपने पास बैठाते हुए कहती है, बहू तो चांद सी है मेरी, लेकिन मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है। गाय है एकदम, ना तंबाकू खाता है ना शराब पीता है, और राम राम तो उसने कभी गुटखे को हाथ भी लगाया हो ना रे बाबा ना। अरे उसे तो एक ही धुआं पसंद है, सुबह की हरि कृष्ण की आरती का, जय कन्हैया लाल की। अरे सरला जी, फिर तो दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। मेरी बेटी तो इतनी सीधी है, इसे तो मोहल्ले के लोग जानते तक नहीं, और ना ही किसी ने आज तक हमारी बिटिया को देखा होगा। घर से ही नहीं निकलती है ये तो। अरे ये सब मेरी होने वाली बहू ने बनाया है क्या? अरे हाँ, ये पकोड़े और समोसे जलेबी सब हमारी रिंकू ने ही बनाए हैं। अरे क्या बात है, मैं भी जब पकोड़े जलेबियाँ बनाती थी तो मोहल्ले के सारे लोग हाथ चाटते रह जाते थे और कहते थे, क्या खाना बनाती हो सरला आंटी आप। अब सरला को तो रिंकू पसंद आ जाती है, लेकिन सरला ने जितने अपने बेटे के बारे में गुणगान गाए थे उसका आप उल्टा कर लो। अब आप समझ ही गए होंगे कि सरला का बेटा महेश एक नंबर का आवारा था। उसे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। दिन से रात तक वो नशे में डूबा रहता। अब सास झूठी है तो बहू कौन सी शरीफ थी। सरला के जाते ही उर्मी की पड़ोसन कमला उर्मी के घर आती है और उर्मी से कहती है, क्या हुआ, रिंकू का रिश्ता पक्का हो गया? उन्हें पता तो नहीं चला ना कि एक सप्ताह पहले रिंकू पड़ोस के गोपाल के साथ भाग गई थी। अरे थोड़ा धीरे बोल कमला, कोई सुन लेगा। रिंकू उन्हें पसंद आ गई है और लड़का भी अच्छा है। चल अच्छी बात है, बात पक्की समझ अब तू। अब कुछ ही दिनों बाद रिंकू और महेश की शादी हो जाती है। अब रिंकू जैसे ही मायके से विदा होकर ससुराल आती है, वैसे ही महेश अपनी माँ को कहता है, माँ फ्रिज से बर्फ ला दो और मेरे कमरे में बियर की बोतल होगी। क्या बियर? लेकिन आपकी माँ ने तो कहा था कि आप इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। अब बेटा है मेरा और इसकी शादी नहीं हो रही थी तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर रिंकू अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर सरला अपनी बेटी से कहती है, लगता है नाराज हो गई बहू। अब क्या कर सकते हैं, रहना तो उसे भी अब यही है, समझ जाएगी जल्दी ही। लेकिन कुछ ही देर बाद शॉर्ट कपड़ों में एकदम मॉडर्न लुक में रिंकू अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने पति के साथ बैठते हुए अपने पति से कहती है, आओ जी दोनों मिलकर पैक लगाते हैं। माँ जी आप भी लेंगी थोड़ा? बहू ये सब क्या है? तेरी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी तो कभी बाहर ही नहीं निकली, और तू बाहर नहीं निकली तो तेरे ये हाल। और अगर जाने दो ना माँ जी, आप झूठी तो मैं भी मक्कार, सही बनेगी अपन दोनों की।
राम राम, ना जाने कैसी बहू ले आई मैं अपने घर। ये तो आते ही पैक बनाने लगी। अरे माँ जी, आप भी कहाँ जी रही हैं? आजकल राम राम नहीं, रोम रोम चल रहा है। अब सरला को भी पता चल गया था कि वो जितना झूठ बोलकर अपने बेटे के लिए एक लायक बहू लाई थी, लेकिन सरला की वो बहू भी सरला से 4 कदम आगे निकली। अब अगली सुबह सरला अपनी बहू को कहती है, बहू, अभी तो मैंने खाना बना दिया है, लेकिन शाम में तुझे ही बनाना होगा। मेरी माँ ने तो उस दिन बिना बात के ही इतनी तारीफ कर दी। अब मुझे क्या ही बनाना आता है, एक मैगी उबालने के सिवा। खैर, देखा जाएगा शाम में। अब जब रिंकू को खाना बनाना नहीं आता था, तो सरला के हाथों का खाना स्वादिष्ट कैसे हो सकता था। जैसे ही रिंकू उस खाने को खाती है, वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, इस खाने की तारीफ आपके मोहल्ले वाले करते हैं। उन्होंने कभी खाना नहीं खाया क्या? ये भी झूठ बोल कर आई थी आप। बेटे की शादी करनी थी, इतना झूठ तो चलता है ना बहू। ये सुनकर रिंकू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब शाम में जब रिंकू की खाना बनाने की बारी आती है, तो रिंकू को खाना बनाना आता ही नहीं था और वो खाना भी जला देती है। फिर जब सरला खाना खाने किचन में जाती है, तो किचन का हाल और जलने की बदबू से वो समझ जाती है कि रिंकी की माँ ने भी झूठ बोला है। अब ऐसे में सरला गुस्से में अपनी बहू के पास आती है और अपनी बहू रिंकू से कहती है, जो अपने पति के साथ सिगरेट पी रही थी। अब ऐसे में सरला रिंकू को बोलती है, ये क्या, तूने खाना जला दिया और मुझे बताया भी नहीं? माँ जी, आप झूठी तो मैं भी मक्कार ना, दोनों का हिसाब बराबर। बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? और ये सिगरेट भी तू पीती है? हाँ तो माँ जी, आपने भी तो कहा था कि आपका बेटा गाय है, सीधा सादा सा। वो तो हुक्के के धुएं नहीं, पूजा की आरती के धुएं लेता है। तो इतना झूठ तो चलता है मेरी माँ, तू क्यों नहीं समझ पा रही है? माँ जी, आपका तो चलता है, फिर मेरा भी थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। अब सास बहू की पोल तो दोनों के सामने आ ही जाती है, लेकिन अब बारी थी विमला की, जो एक रोज सुबह ही सरला के घर में आती है और रिंकू को सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए देखकर वो सरला से कहती है, क्या बोल रही थी तू कि मेरी बहू तो संस्कारी है? ये है इसके संस्कार। चुप कर विमला, तेरी बहू कौन सा सुधरी हुई है? कांता के बेटे के साथ तो उसका चक्कर चल ही रहा है। विमला काकी ऐसा है, अपना रोब तो पहले जैसा है। इसी बात पे दे ताली, क्या बात कही है, मजा आ गया। वैसे बहू, एक सुट्टा मैं भी मार लूं क्या? आज तक तो मैंने बस बीड़ी ही पी है। अरे लो ना विमला काकी, आप भी क्या याद करोगी। विमला जैसे ही सुट्टा मारती है, वो हंसने लगती है, क्योंकि रिंकू जो सिगरेट पी रही थी उसमें गांजा भरा हुआ था, जिस वजह से 2-3 सुट्टे में ही विमला को नशा हो गया और वो हंसते हुए सरला से कहती है, तू झूठी, तेरी बहू मक्कार। देख, सिगरेट बोलकर सॉलिड चीज पिला दी, मजा ही आ गया। तू झूठी, तेरी बहू मक्कार। विमला तो हंसती हुई चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद यानी देर शाम सरला और रिंकू मार्केट जाते हैं और कुछ समय बाद ही सब्जियां लेकर लौट रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि महेश फुल टल्ली होकर घर की तरफ जा रहा है। तभी रास्ते में एक आदमी से वो टकराता है, जो महेश को मारने लगता है। अब ऐसे में सरला और रिंकू महेश को बचाते हुए उस आदमी से कहते हैं, ये मेरा ही बेटा है, इसे ना मारो। इससे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो लेकर जाओ इसे, वरना अभी मार मार कर इसे ठीक कर दूंगा। इससे इसका सारा नशा उतर जाएगा। जी माफ कर दीजिए, हम इन्हें घर लेकर ही जा रहे हैं। इस तरह महेश को सरला और रिंकू लेकर घर आते हैं और सरला ये सब देखकर अपनी बहू रिंकू से कहती है, बहू, माना कि हम दोनों की कुंडली अब मिल चुकी है। मैं झूठी हूँ तो तू भी मक्कार निकली, लेकिन अब हमें महेश को सुधारना ही होगा। माँ जी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि आज जैसे ये नशे में आ रहे थे, अगर सामने से कोई गाड़ी या कोई भी इन्हें मार दे तो हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। हाँ बहू, एकदम सही कह रही है तू। अगर हमने इसे सुधारने की कोशिश नहीं की तो ये कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। अब सरला और रिंकू मिलकर महेश को नशे की आदत से दूर करने के लिए उसे कोई न कोई काम दे देते थे और उसे इमोशनल करते थे, जिससे उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। कुछ समय बाद महेश भी सुधर जाता है, धीरे धीरे करके, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी अब उसे सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि सरला ने हमेशा महेश को सपोर्ट किया था
तो उसका अंजाम ये हुआ कि महेश पूरे दिन नशे में रहने लगा था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।